हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी रोहित ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। ये घटना जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 2013 में हमारे साथ घटी थी। उस समय हमारे गांव में शादी थी और शादी हमारे ही घर पर थी। हम सभी लोग गांव में शादी से कुछ 10 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। मेरी जो दादी माँ थी, उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि जल्दी आ जाना, क्योंकि मेहमान लोग सब आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए घर में ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। हम लोग शादी से 10 दिन पहले तो पहुंच गए थे और काम भी काफ़ी ज़्यादा था, तो सब अपने अपने काम में लग गए। दादी माँ ने और घर के जो हमसे बड़े लोग थे, उन लोगों ने हमें काम बांट दिया था। हम काम कर रहे थे। कुछ 2-3 दिन गुजर जाने के बाद मेरा एक दोस्त मेरे पास आया। कहने लगा, यार रोहित, इस बार तू गाँव आया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। तू जब भी गाँव आता था तो हम कितना साथ में मिलते थे, घूमते थे। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि तू आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। मैंने उसे बताया कि घर में शादी है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। वो मुझसे जिद करने लगा कि ठीक है, आज रात में हम मिलते हैं। मैंने कहा, रात में? 8 तो बज ही चुका है। वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम 10 साढ़े 10 बजे तक मिलते हैं। उसने मेरे एक दूसरे दोस्त को भी ये बात बताई थी कि मैं गाँव पहुँचा हुआ हूँ। मेरा दूसरा दोस्त जो कि बगल के गांव में रहता था, वो भी मुझसे मिलने के लिए रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आने वाला था। अब मैंने उस दोस्त को मना तो नहीं किया। मैंने सोचा कि ठीक है, काम ख़त्म करके 10 साढ़े 10 तक मैं तुझसे आकर मिलूँगा। उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। काम में इतना जल्दी टाइम चला गया कि पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 11 बज चुके थे। अचानक मुझे याद आया कि अरे, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। उन लोगों ने मुझे एक जगह पर बुलाया था मिलने के लिए, जो कि मेरे घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं जल्दी जल्दी काम को रख के बाइक लेकर वहाँ जा पहुँचा। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मुझे लगा कि शायद उन्हें आने में लेट हो गया होगा। और उसी के पीछे जिस जगह पर वो लोगों ने बुलाया था, एक बड़ा सा तालाब था और उसी को लगकर फिर घना जंगल शुरू होता था। मुझे लगा कि पता नहीं वो लोगों को आने में लेट हो गया है, तो मैं रुकता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है वो लोग आ गए होंगे। मेरे दोस्तों को सिगरेट पीने की आदत थी, तो कई बार ऐसा होता था कि जब हम वहाँ पर मिलते थे तो वो तालाब के पास जो घना जंगल शुरू होता था, उस जंगल के थोड़ा अंदर जाकर वो लोग सिगरेट पीते थे। मैंने सोचा कि एक बार वहाँ जाकर देखता हूँ, क्या भरोसा वो लोग कहीं वहीं अंदर पहले से मौजूद हो। मैंने इसीलिए बाइक को साइड में लगाया और धीरे धीरे उस जंगल के अंदर जाने लगा। मैं जंगल के अंदर जैसा जैसा जा रहा था, बाहर की दुनिया से मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा संपर्क पूरी तरह से टूट रहा है। यानी बाहर की कोई भी आवाज़ उस जंगल में नहीं आ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद ये पहली बार था जो मैं कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस कर रहा था। मैं जंगल में अंदर जाने के बाद दूर दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाया, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक से मैंने देखा कि सामने कोई खड़ा हुआ है, जो शायद कुछ खा रहा था या फिर मुंह को साफ कर रहा है। अंधेरे में बराबर दिख नहीं रहा था। मैं जिस जगह पर खड़ा था, मैंने वहीं से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है वहाँ? कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया मुझे। मैं भी वो सब देख ही रहा था कि अचानक से मेरे पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से डर कर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे दोस्त थे। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोग बाहर आकर जब देखे तो तेरी बाइक खड़ी हुई थी। हम समझ गए कि हो सकता है तू जंगल के अंदर ही हमें ढूंढता हुआ चला गया होगा, इसीलिए हम भी अंदर आ गए। फिर मैंने उन लोगों को कहा कि वहाँ पर कुछ है। वो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कहने लगे कि अरे, तेरा ये वहम होगा, इस जंगल में जानवरों के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा कैसा जंगली जानवर आज मैंने देखा जो कि इंसानों की तरह दिख रहा है और इतना बड़ा।
वो लोग कहने लगे कि अगर चल तेरा मन का वहम है तो हम लोग दूर कर देते हैं। हम जंगल में कुछ और आगे बढ़े। जैसा जैसा हम आगे जा रहे थे वैसा वैसा सन्नाटा और बढ़ता जा रहा था। अब एक आवाज़ भी बाहर की उस जंगल में नहीं आ रही थी। कुछ देर चलने के बाद हम तीनों के कदम एकदम से जम गए, क्योंकि अब हमने सामने फिर से उसी को देखा जिसे मैंने जंगल में पहले देखा था। मैंने कहा, देख, मैं इसी की बात कर रहा था। दोस्तों, इस बार जब वो पलटा और हमें देखा, उसकी आंखें चमक रही थी और उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर जोर से हाथ मारा, जिसके बाद वो पेड़ टूटकर ज़मीन पर गिर गया। इतनी ज़्यादा ताकत तो शायद 10 आदमी में भी ना हो कि वो एक बार में मार के उस पेड़ को गिरा देता। हम ये देखकर दंग रह गए। मेरा दोस्त कहने लगा, ये कोई इंसान या जानवर नहीं है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। चल हम यहाँ से चलते हैं, वरना हमें बहुत पछताना होगा। हम जैसे ही वहाँ पीछे पलटे ही थे भागने के लिए कि मेरा जो दूसरा दोस्त था, जो कि बगल के गांव में रहता था, वो गिर गया और उसे उठाने में और भागने में हमें थोड़ा और ज़्यादा समय लग गया। तब तक वो शैतान हमारे कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुका था। हम तेज़ गति से भाग रहे थे, लेकिन जो दोस्त मेरा ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके पैर में चोट आ गई थी। वो पूरी ताकत से नहीं भाग पा रहा था। शायद इसी वजह से उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और हम दोनों ही वहाँ से जी जान लगाकर भागकर तालाब के पास आकर रुके। जब पीछे पलट कर देखा तो हमारा दोस्त नहीं था। मैं तो यही देखकर चीखने, चिल्लाने और रोने लगा। मेरे जो दोस्त था उसने मुझे शांत कराया कि पैनिक मत हो, तू ऐसा करेगा ना तो लोग हम पर शक करेंगे और हम ना चाहते हुए भी पकड़े जाएंगे। हमने किया कुछ नहीं, लेकिन लोगों की नज़र में हम गलत माने जाएंगे। मैं शांत तो हुआ। मैंने तालाब के पानी में अपना मुंह धोया और उसके बाद रोते रोते वहाँ से निकला। मैं मेरे दोस्त से कहा कि अभी हम क्या करेंगे। वो कहने लगा कि अभी रात का समय है, हम अगर दोबारा जंगल में जाएंगे तो हमारी भी जान को खतरा हो सकता है। एक काम कर, तू चला जा और मैं भी जाता हूँ घर पे। कल सुबह में हम दोनों ही आकर दिन में जंगल में उसे ढूंढेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने घर पर चला गया। थका हुआ भी बहुत था और कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह हुई, फिर घर वालों ने शादी के काम देना शुरू कर दिए। हालांकि मुझे जाना था, लेकिन मैं क्या करता, मैं वहीं पर काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में मेरा वो दोस्त मेरे घर के बाहर आया। उसने मुझे आंखों से इशारा किया। मैं जल्दी जल्दी काम छोड़कर उसके पास चला गया। हम दोनों ही तालाब के पास पहुंचकर जंगल में गए। जाकर हमने अपने दोस्त को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद में कुछ खून के निशान दिखे। वो निशान वहीं पर थे जहाँ पर पिछली रात में हमारा दोस्त गिरा हुआ था। हम लोगों ने उस खून के निशान को देखा और वहाँ पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तभी ही मेरे एक दोस्त को दूर से कुछ नज़र आया। वो कहने लगा, देख, मुझे वहाँ पर कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, हम एक बार चल के वहाँ पर देखते हैं। मैं और वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़े। पेड़ के पीछे सफ़ेद रंग का कपड़ा जैसा दिख रहा था और हमारे दोस्त ने भी सफ़ेद रंग का शर्ट ही पहन रखा था। जब हमने उसे जाकर देखा तो वो खून में नहाया हुआ था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। हम लोगों ने उसे देखा और देखकर तुरंत उसे गले लगाकर रोने लगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरा दोस्त जिंदा है। फिर हमने उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा दिया। 3-4 दिन के बाद जब उसकी तबीयत अच्छी हुई, तब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ था तेरे साथ। उसने बताया कि वो शैतान मेरे पास में आया और आकर उसने मेरी टांग पकड़ के एकदम ज़ोर से मुझे फेंका, जिसके बाद मैं कई फुट हवा में उड़कर दूर जाकर गिरा। लेकिन फिर उसने उसके बाद मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो पता नहीं कहीं गायब हो गया। शायद वो तुम लोगों का पीछा कर रहा था और वो पीछा करते करते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैंने खुद को उस पेड़ के पीछे छुपा लिया, क्योंकि अब चलने की ताकत तो मुझ में बची ही नहीं थी। मैं जानता था कि अगर ज़िंदा रहना है तो सुबह तक यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। और मैं ये भी जानता था कि तुम दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे ढूंढने के लिए दोबारा वापस ज़रूर आओगे। दोस्तों, उसके बाद में ये बात हम लोगों ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर घर वालों को बताते तो घर वाले हमें ही डांटते।
मेरे दोस्त के घर पे हमने ये बताया कि बस बाइक से चलते चलते एक्सीडेंट हो गया था, और आज भी ये बात राज के राज ही है हम सबके घर पे। तो दोस्तों, ये थी रोहित की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नरेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नरेश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जंगल सफारी के समय हमारे साथ हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि हमने बहुत बार गिर फॉरेस्ट के बारे में सुना था और वहाँ पर घूमने भी गए हुए थे। लेकिन एक बार जब मेरे पापा के एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि गिर फॉरेस्ट में जो लायन सफारी होती है, रात के समय उसे देखने का या वो सफारी करने का मज़ा ही कुछ और है। पापा ने हम लोगों से कहा कि हम चलेंगे। इस बात को शायद 2 महीना हो चुका था और उसके बाद में हमारा प्लान बना। जो पापा के दोस्त थे वो गिर फॉरेस्ट में ही फॉरेस्ट ऑफिसर थे। हम सभी लोग जंगल में रात के समय निकल पड़े। मैं, मेरे पापा और मेरे बड़े भाई थे। हम 3 ही लोग थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन ये दोनों ही नहीं आए हुए थे। अब वैसे भी शायद वो लोग ज़्यादा लायन से डरते थे। हम तीनों ही जब जंगल में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर शेर को ढूंढना शुरू किया, तब हमें कुछ समय तक तो शेर नहीं दिखा, लेकिन जंगल में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना था। थोड़ी ही दूरी पर हम लोगों ने किसी को देखा जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से भागा, जैसा मानो कि वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर एकदम से हवा की झोंके की तरह गया। पापा को एक बार को ये लगा कि शायद कोई जंगली बंदर होगा। हमें भी यही लगा, लेकिन वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो कहने लगा नहीं, शायद ये कोई दूसरा जानवर है, क्योंकि मैं जानता हूँ बंदर कैसे जंप मारते हैं। हमें भी एक बार को यही लगा कि हाँ, हो सकता है बंदर नहीं होगा। हम फिर से अपने काम में बिजी हो गए, यानी कि लायन को स्पॉट करने में। थोड़ी देर के बाद एकदम ऐसा लगा जैसा कि कोई हमारे पीछे से बहुत तेजी से गुजरा हो। जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई था नहीं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। टॉर्च मार के भी हम लोगों ने कई बार देखने की कोशिश की, फिर भी हमें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पर पता नहीं कौन सा जंगली जानवर है जो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो कहने लगे कि नहीं, हमें यहीं पर रुकना होगा अगर लायन को स्पॉट करना है तो। हम वहीं पर काफ़ी देर तक थे, शायद 1-1.5 घंटा अब हमें हो चुका था। लायन तो स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखी। वो ये थी कि दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ चीज़ छुपी हुई थी, जिस पर टॉर्च मारकर हम देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम जैसे ही टॉर्च मारते तब वो पेड़ के पीछे छुप जाता, और जब टॉर्च बंद करते तब ऐसा लगता कि पेड़ के सामने आकर कुछ हलचल हो रही है। वो जो अंकल थे, यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि सब लोग गाड़ी में बैठो। हम सबके सब गाड़ी में बैठे और गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए। उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दी और बस बैठ कर देखने लगे। हम भी वहीं पर थे, हम बैठे थे। फिर हमने देखा कि बड़ा सा कोई गोरिल्ला जैसा जानवर, जो कि चारों हाथों और पैरों के बल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। गिर फॉरेस्ट में वैसा गोरिल्ला था ही नहीं, तो सवाल ये उठता था कि वो कौन है। उसकी शक्ल तो साफ नहीं दिख पा रही थी, ना ही उसका शरीर, लेकिन हाँ, उसका चलना कुछ कुछ गोरिल्ला जैसा था। उस अंकल ने हम लोगों से कहा कि बिल्कुल हिलना नहीं, ये जानवर को मैं भी यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है कि ये हम पर हमला भी कर दें। इसीलिए हम सब बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। और फिर जैसे ही वो वहाँ से हटा, हम जल्दी से गाड़ी चालू करके अपने कैंप पे आ गए। कैंप पर आने के बाद इस बारे में उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने कई सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन लोगों का यही कहना था कि ऐसा तो कोई भी जानवर उन लोगों ने यहाँ पर देखा ही नहीं है, और ये जानवर यहाँ पे होगा भी नहीं। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा था। अगले दिन वो पापा से कहने लगे कि आज आपको चलना है तो चलो, वरना मैं आज अकेले जाकर देखूंगा। हमने भी जिद की कि पिछली रात में तो कुछ देखने नहीं मिला, आप हमें भी लेकर चलो। इस बार भी उन्होंने ठीक हमें उसी जगह पर लेकर गए, और वहाँ जाने के बाद हम लोग कुछ समय रुकने के बाद दोबारा से वही गोरिल्ला जैसे किसी को देखा।
इस बार जैसे उन्होंने टॉर्च मारा तो पाया कि सामने उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। शायद लगभग 3 से 4 आदमी के सर जितनी उसका एक सर था, और उसका धड़ काफ़ी ज़्यादा डरावना। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका धड़ इंसान का है या किसी जानवर का। और उसकी जो हड्डियां थी शरीर की, वो कुछ अजीब ही टेढ़ी लग रही थी, यानी कहीं से हड्डियां बाहर निकली हुई थी। और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बाल थे और कई सारी जगह पर खून लगे हुए थे। अब वो खून के धब्बे शायद उसी के थे, या फिर किसी जानवर को जब वो मार के खाता होगा तो उसके वो धब्बे लग गए होंगे। देखकर बता पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो क्या था, लेकिन उसे देखने के बाद उस अंकल ने कहा कि आज हमें भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि अब उसकी नज़र हम पर पड़ चुकी थी और वो वहीं पर रुककर हमें देख रहा था। हम गाड़ी में तो थे ही, जल्दी जल्दी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर वहाँ से निकलने लगे। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि वो जीव हमारे पीछे आ रहा था, और पीछे आते आते अब वो जीप की स्पीड में भागना शुरू कर दिया था। शायद वो उस दिन हमें मार कर खा जाना चाहता था। हम जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाते हुए अपने कैंप पर पहुंच गए। कैंप पहुंचने के बाद हम सब पसीने में नहा चुके थे, क्योंकि डरे हुए काफ़ी ज़्यादा थे। अपने अपने कमरे में चले गए। वहाँ जाने के बाद मैंने पापा से कहा कि पापा वो क्या था? वैसा जानवर ना आज तक हमने किसी से सुना, ना देखा, और ना ही तो कभी बुक्स में इसके बारे में पढ़ा। पापा कहने लगे कि जाने दो, वो जो कुछ भी था उसे इग्नोर करो, हम कल रात में यहाँ से चले जाएंगे अपने घर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रात के कुछ 2:30 बज रहे होंगे कि हमें कैंप के बाहर से कुछ आवाज़ आई। जो हमारा कैंप था वो चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। बाउंड्री जो वॉल होती है वो काफ़ी ऊंची थी। शायद वो कूद के नहीं आ सकता था, या फिर वो आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अभी दोस्तों वो उस कैंप के बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा था। जब वो आवाज़ें कुछ हमें सुनाई दी, तब उस आवाज़ों से सबकी नींद खुल गई। हम सब उठकर अपने पास देखने लगे। मैंने पापा से कहा कि पापा ये आवाज़ें इतनी रात में कहाँ से आ रही है? बाहर से कौन ऐसी आवाज़ कर रहा है? तभी वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो कहने लगे कि जंगल में जब शेर किसी जानवर को खाता है और उसकी हड्डियाँ टूटती है तो वो ऐसी ही आवाज़ आती है। मैंने कहा कहीं शेर तो नहीं आ गया, और मैं ज़िद करने लगा कि एक बार बाहर चल के देखते हैं, क्या पता हम शेर को देखने आए थे, अभी तक तो दिखा नहीं, लेकिन अब दिख जाए। मेरी बात को उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना नहीं किया, और हम धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। जब टॉर्च मारकर चारों ओर देखा तो कोई दिखा नहीं, लेकिन अचानक से जब वो टॉर्च को घुमा रहे थे तब उसकी रोशनी में 1 या 2 सेकंड के लिए वही अजीब सा जानवर दिखा। लेकिन दोबारा से जब घुमाकर उस पर टॉर्च मारने लगे तब वो वहाँ से गायब था। जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो समझ चुके थे कि अब हमारी जान को खतरा है। उन्होंने जल्दी से मुझे लिया और पापा को कहा कि रूम के अंदर चलो, और फिर हम सब रूम के अंदर चले गए। उन्होंने उसके बाद रूम को लॉक कर दिया। कहने लगे अब कुछ भी हो जाए, सुबह तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बाहर गए तो पक्का हम जान से मारे जाएंगे। वैसे तो जहाँ पर हम कैंप किए हुए थे वहाँ पर ऐसे कई सारे रूम थे, लगभग 8 कमरे होंगे, लेकिन सब में लोग नहीं थे। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था। तभी ही मेरे पापा मुझे अपने बाजू में लिए और मुझे सुलाने लगे। कहने लगे डर मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आवाज़ें हम बाहर सुन रहे थे, यानी जो आवाज़ें बाहर से आ रही थी, अब वो बढ़ते ही जा रही थी और लगातार हो रही थी। तभी ही जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे 10 से 15 मिनट रुकने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक बार सोचता हूँ कि बाहर जाकर देख कर आऊँ। पापा ने उन्हें मना किया। वो कहने लगे कि रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ से इतना आसानी से नहीं जाएगा। और ये कहकर वो बाहर निकलने लगे, लेकिन पापा ने उन्हें रोक लिया। पापा कहने लगे अगर वो नहीं जाता है तो मत जाने दो। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें कुछ हो गया तो और परेशानी हो जाएगी। वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी काफ़ी अच्छे थे। पापा की बात सुनकर रुक गए।
हम सुबह तक के वैसे ही डरे हुए बैठे हुए थे और जब सुबह हुई कुछ 6 बजे के करीब, तब तक वो आवाज़ों का आना भी बंद हो चुका था। और फिर जब बाहर निकल कर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद में कई सालों तक मैं उन फॉरेस्ट ऑफिसर से उसके बारे में पूछता रहा, लेकिन मैं जब भी पूछता वो एक ही बात कहते कि वही रात शायद आखिरी थी जब वो हमारा इंतज़ार कर रहा था और शायद हमने उसे आखिरी बार देखा था। तो दोस्तों, ये थी नरेश की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जय है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 2001 में मेरे पिताजी के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आता हूँ। उस समय हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे पिताजी जिस जगह पर काम किया करते थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली थी। मेरे पिताजी को जब ये बात पता चली, मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्हें लगा कि जब वो फैक्ट्री खुलेगी तब मैं भी वहाँ पर चला जाऊँगा जॉब के लिए, क्योंकि जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम थी। कुछ समय के बाद, शायद 1 या 1.5 साल के बाद, वो फैक्ट्री वहाँ पर खुल गई। मेरे पिताजी जब वहाँ जाकर जॉब के लिए बात करने लगे, तब पता चला कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। हो सकता है कि लोगों को वहाँ की वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं था। पिताजी जल्दी जल्दी वहाँ पर अप्लाई किए और उन्हें अच्छी सैलरी पर जॉब भी लग गई। कुछ समय के बाद, शायद 15 या 20 दिन के बाद, उनके एक दोस्त उनसे मिले। फिर पिताजी ने अपने दोस्त को बताया कि वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी अच्छी है, तू भी वहीं पर आकर ट्राई कर ले। उनका दोस्त एकदम डरा हुआ मुंह बनाकर कहने लगा, तू जानता नहीं है क्या उस जगह के बारे में? पिताजी कहने लगे, जानता नहीं है मतलब क्या है वहाँ पर? वो कहने लगे कि बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि जिस फैक्ट्री में या जिस कंपनी में तू काम कर रहा है, वहाँ पर वैकेंसीज है और सैलरी भी ज़्यादा है, लेकिन ये बात समझ कि इतना ज़्यादा पैसा मिलने के बाद भी लोग वहाँ पर क्यों नहीं हैं। मेरे पिताजी को बात समझ में नहीं आई। फिर वो पिताजी से कहने लगे कि कितने लोग हैं तुम लोग वहाँ काम करने? पिताजी ने बताया कि हम लोग कुछ 16 से 17 लोग हैं जो भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। फिर उसने कहा, और वैकेंसी कितने लोगों की है? पिताजी ने बताया कि और 30 आदमियों की है शायद। वो कहने लगा कि अगर 30 आदमी की वैकेंसी है तो अब तक फुल हो जानी चाहिए थी, लेकिन लोग वहाँ पर आए नहीं। तो जानता है उसके पीछे की कहानी क्या है? पिताजी ने कहा कि नहीं, मुझे बताना। वो कहने लगा कि वहाँ पर आत्माएं रहती हैं। उस जगह पर पहले कोई नहीं था। कहते हैं कि जहाँ पर वो फैक्ट्री बनी है, वहीं पर 2 लोगों की कब्र बनी हुई थी। कई साल पहले कोई आदमी किसी से प्यार करता था, किसी लड़की से, और इसी वजह से जब उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो उसने उस लड़की को और उसके पिताजी को दोनों को मार कर वहीं पर गाड़ दिया था। और धीरे धीरे उनकी कब्र भी यानी एकदम लेवल हो चुकी थी कि जिसको देखकर समझ में ही नहीं आता था कि वहाँ पर कब्र है। ये बात सुनकर पिताजी को काफ़ी अजीब लगा। पिताजी ने सुना और फिर एकदम से हंसकर बोल पड़े, यार तू कुछ भी बोलता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी अभी तक कुछ ना कुछ एहसास हो ही जाता। पिताजी का दोस्त पिताजी से कहने लगा कि देखते जा, तुझे धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तुझे पता है अब तक वहाँ पर 5 लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला है। फिर पिताजी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी जल्दी से यहाँ पर नौकरी ख़त्म कर दूँगा, यानी नौकरी छोड़ दूँगा। लेकिन अभी मुझे 15 दिन तो हो चुके हैं लग के, और थोड़ा समय जाने दे, फिर नौकरी छोड़ दूँगा। अब पिताजी को क्या पता था कि उनके साथ आगे और क्या होने वाला है। कुछ दिन के बाद, शायद 2 या 4 दिन हुए होंगे कि पिताजी जब अपने काम पर थे, तब कम मजदूर होने की वजह से उनको उनके मालिक ने कहा कि आज आप लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करना होगा। पूरी नाइट शिफ्ट नहीं, लेकिन लेट नाइट तक। पिताजी मान गए और उनके साथ 6 लोग और थे जो इस चीज़ को मान गए। काम चलता रहा। रात के कुछ 11:30 बजे अचानक से जो फैक्ट्री में वो लोग काम कर रहे थे, उसकी लाइट्स वगैरह सब कुछ अपने आप बंद हो गई और जो मशीनें चल रही थी वो भी चलते चलते ऑटोमेटिकली बंद हो गई।
जिसके बाद पिताजी ने कलीग से कहा कि अरे जाकर देख लाइट क्यों चले गई है, या फिर जनरेटर है तो वो चला दे। वो वहाँ से बाहर गया और 1 घंटे के बाद भी वो लौट कर नहीं आया। पिताजी और जितने बाकी के मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये कब से गया है, अभी तक आया ही नहीं, किधर चला गया ये। सब के सब गुस्से से बाहर निकले। जब बाहर निकल कर देखा तो पाया कि वो जो आदमी था, उनका कलीग, वो बाहर मरा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव के निशान थे और जो उसकी ज़बान थी वो उसके मुंह से बाहर निकलकर लटक रही थी। उसकी आंखें भी डैमेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मारा है या फिर अपना बदला लेने के लिए उसकी ये हालत कर दी है। समझ में नहीं आया कि वो क्या था। सभी लोग देखकर इतना ज़्यादा डर गए और वहाँ से 3 लोग तो तुरंत भाग गए। बाकी के जो लोग बचे थे, उन्होंने अपने कलीग की उस डेड बॉडी को उठाया और उसके घर तक उसकी डेड बॉडी को पहुंचा दिए। ये बात उस फैक्ट्री के ओनर तक भी गई, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही तो कुछ कहा। वो कहने लगा कि हो सकता है ये अकेला बाहर निकला होगा और यहाँ पर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया होगा। तुम लोगों को टेंशन की कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। बात यहाँ तक भी कुछ लोगों को समझ में आ रही थी, लेकिन फिर अगले दिन वैसे ही हुआ। जब अगले दिन फैक्ट्री के मालिक ने फिर से लोगों को नाइट शिफ्ट करने के लिए बोला। उस दिन भी 3 या 4 ही लोग थे और अचानक से रात में लाइट चले गई। जितनी भी मशीन्स चल रही थी वो काम करना एकदम से बंद कर दी। अब लोग जानते थे कि अकेले बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए फैक्ट्री से बाहर कोई नहीं निकला। सब अंदर ही बैठे थे कि अचानक से बाहर से आवाज़ हुई। ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री की जो एक साइड की दीवार थी, जो कि पतरे से बंधी हुई थी, उस पर कोई ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा है। कुछ ही समय के बाद किसी के गुर्राने की आवाज़ हुई और ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि वो आवाज़ अंदर से मज़दूरों को बाहर बुला रही है। शायद वो जो कोई भी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कच्चा चबाकर खा जाना चाहता था। लेकिन फैक्ट्री में जितने भी मज़दूर थे वो सब जानते थे कि अगर बाहर निकले तो हमारी मौत पक्की है, इसीलिए सब के सब अंदर ही अपनी जान बचाकर बैठे हुए थे। कुछ समय और बीता और फिर अचानक से बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उनमें से एक आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही बाहर निकलकर देखना चाहता था। सभी लोगों ने उसे पकड़ा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे ऐसा लगा कि बाहर किसी हमारी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि उस शैतान ने या उस जानवर ने उस आदमी को पकड़ लिया हो। मैं जाकर उसकी मदद करता हूँ। लोग जानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। वो आदमी बाहर निकला और कुछ ही समय के बाद जब बाकी के लोग भी वहाँ से बाहर निकले धीरे से, तो पाया कि उसकी भी मौत उसी तरह से हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से कटा फटा था, आंखें बाहर निकली हुई थी, कान कटे हुए थे और चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर का पूरा खून चूस कर निकाल दिया हो। अगले दिन सुबह में फिर से ये सारी बात उस फैक्ट्री के मालिक को पता चली। उसने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन लोग अब जान चुके थे कि अगर यहाँ पर रहे तो हमारी भी मौत पक्की हो जाएगी। इसीलिए जो मेरे पिताजी के साथ वहाँ 3-4 लोग उस रात में थे, वो तो तुरंत उसी समय जॉब छोड़ दिए, और जो बाकी के मजदूर थे जो नाइट शिफ्ट नहीं करते थे, उन्हें उसके बारे में बताया ही नहीं गया। पिताजी बताते हैं कि उसके बाद में भी वो फैक्ट्री कुछ 2 से 3 महीना और चली, और अचानक से एक दिन ये खबर आई कि उस फैक्ट्री के जो ओनर थे उनकी भी अजीब तरह से मौत हो गई और उनकी लाश उन्हीं के फैक्ट्री के बाहर पड़ी हुई मिली। पता नहीं उन्हें किसने मारा और कैसे मारा। दोस्तों, इसके साथ मेरे पिताजी एक बात ये भी बताते हैं कि अगर सच में वो आत्माएं ही थी जो ऐसा कर रही थी, तो मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आत्माओं का बदला बहुत बुरा होता है। शायद उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनके साथ जिसने बुरा किया
वो उससे ही अपना बदला ले, लेकिन वो अपना बदला लेने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जय और ये लिखते हैं कि मेरी एक घटना और भी है जो कि मेरे पिताजी के साथ ही घटी थी, और इस घटना के कुछ 2 साल पहले। वो घटना भी उसी जगह की है जहाँ पर वो फैक्ट्री बनी थी। बात कुछ ऐसी थी कि पिताजी को ज़रूरी काम से वहाँ पर जाना पड़ा था। ये घटना काफ़ी लंबी है। मैं इस घटना को कभी अगली बार आराम से इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें उज्जवल सिंह ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये पिछली वाली इनने जो कहानी भेजे थे उसी का अगला भाग है। चलिए अब मैं कहानी पर आता हूँ। उस रात जब मैं, उज्जवल चौहान और कुणाल हम तीनों बच गए थे, मगर हमें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। लगभग 2 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो सोचकर आज भी हम कांप जाते हैं। सुबह से ही मैं, उज्जवल चौहान और कुणाल हम तीनों ही पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद होने वाला था। सुबह से पढ़ाई करके हम तीनों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हम लोग शाम के 5 बजे सो गए, और हम तीनों की ही नींद रात के कुछ 11 बजे खुली। और अब हम तीनों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी। तब कुणाल बोला, तुम दोनों चलो, कुछ खाकर आते हैं। तब उज्जवल चौहान बोला, भाई चल कुछ खाकर आते हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है। आपको तो याद होगा ही कि मैं रांची के हसल गांव में रहता हूँ। तब हम तीनों ने सोचा पास ही के एक होटल राजधानी है, वहाँ कुछ खाते हैं। तब मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, वैसे भी बहुत समय हो चुका है। रात के कुछ 11:35 तक हम घर से निकले और पैदल ही चलने लगे। उस समय हमारे साथ जो पहली घटना हुई थी, हम तो उसे भूल ही गए थे। हम तीनों बिना सोचे समझे ही बात करते करते चलते जा रहे थे। आज फिर उज्जवल चौहान को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडे हाथ रख दिए हैं। उज्जवल चौहान ने मुझसे और कुणाल से बोला कि तुम लोगों ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था क्या? तो हम दोनों ने कहा, नहीं तो। यार तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता रहता है, वो भी इतनी रात के समय। तू हमें डराया मत कर और चुपचाप चलते रहे। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गालों को बिल्कुल ठंडे हाथों से टच किया और कंधे पर हाथ भी रखा था। अचानक इतना ठंडा फील करके मैं थोड़ा सोचने लगा कि ये ठंडे हाथ किसके थे। फिर बात को यहाँ वहाँ करके हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। तीनों के ही दिल में कुछ न कुछ घबराहट सी हो रही थी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था और अंदर ही अंदर हम तीनों डर रहे थे, मगर एक दूसरे के सामने कुछ कह नहीं रहे थे। अचानक उज्जवल चौहान बोला, यार उज्जवल, कुणाल रुक। उसने ऐसा अचानक से बोला तो हमने पूछा, क्या बात है? कहने लगा कि बाथरूम आई है मुझे, मैं बाथरूम करके आता हूँ। उज्जवल चौहान रोड के साइड के पास ही झाड़ियों में गया और वापस आ ही नहीं रहा था। मैं और कुणाल सोचने लगे कि यार इतना देर हो गई है, ये उज्जवल चौहान को क्या हुआ जो अब तक आया ही नहीं? इतने समय में तो इसे आ जाना चाहिए था। तब मैं और कुणाल दोनों जाके झाड़ी में गए तो देखा कि उज्जवल चौहान बिल्कुल चुपचाप सीधा खड़ा हुआ था और एक जगह देखते ही जा रहा था। तब मैंने ज़ोर से उज्जवल चौहान को हिलाया और अचानक जैसे ही वो होश में आया, ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उसे समझा ही नहीं कि वो क्या कर रहा था। तभी मैंने पूछा कि अरे तू क्या पागल है, इतनी देर से यहाँ पे क्यों खड़ा है? उज्जवल चौहान बोला, कुछ नहीं, मैं बस अजीब सा मेरे को लग रहा था और वो बात ही नहीं आगे कर पा रहा था। शायद वो खुद नहीं समझा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हम तीनों ही वहाँ से निकल के आगे बढ़ने लगे। उज्जवल चौहान में कुछ अब अलग सी हरकतें शुरू हो चुकी थी। वो शायद डरा हुआ था या हो सकता है कि किसी आत्मा के बस में आ चुका था। ना जाने कौन सी लैंग्वेज में बात भी कर रहा था, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था।
फिर इस बार कुणाल ने बोला, बे उज्जवल चौहान, तू क्या बातें कर रहा है खुद से, और ये कौन सी भाषा में बोल रहा है। उज्जवल चौहान का वही जवाब आया, कुछ नहीं, तुम लोग बस चलते चलो। मैं पूरी बात समझ गया था क्या हो रहा है यहाँ, और अब कहीं ना कहीं मेरे दिल में खटका आ रहा था। हम लोग खाना नहीं खाए, बल्कि पैक करवा कर वहाँ से रिटर्न होने लगे। पहले तो कुणाल ने मना किया, लेकिन मेरी इशारों में मैंने उसे सारी बात समझा दी। फिर हम तीनों ने ही वहाँ से खाना लिया और घर पर आ गए। घर आने के बाद हम तीनों खाना खाए और अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। उज्जवल चौहान ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं और कुणाल भी खाना खाकर सो चुके थे। तभी ही रात के 2:40 हो रहे होंगे। उज्जवल चौहान के कमरे से अचानक ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। मैं और कुणाल बहुत ही ज़्यादा डर गए और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उज्जवल चौहान के कमरे में जाके देख सकें। तब हमने अपने दोस्त अभिषेक, नितेश और मूको को कॉल किया और उन लोगों को तुरंत अपने पास आने के लिए कहा। सभी लोग 10 मिनट में आ गए और उज्जवल चौहान के कमरे से ऐसी आवाज़ें सुनकर सब तभी के तभी ही डर गए। सब ने पूछा कि क्या हुआ है। मैं और कुणाल ने पूरी बात बताई सबको। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, अब तो कुछ नहीं कर सकते, हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा। मगर सुबह तक उज्जवल चौहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सब ने मिल के हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने जो नज़ारा देखा था वो देखकर सबकी रूह तक कांप गई। हमने देखा कि उज्जवल चौहान छत से उल्टा लटका था और अपने आप को चोट पहुंचा रहा था। हमने कमरे के दरवाजे को जब खोला और ये नज़ारा देखा तब हम दंग रह गए थे। और हम तो अभी भी उसी कमरे के दरवाजे के पास थे कि वो उज्जवल चौहान जो अभी तक छत पर लटक रहा था, यानी छत से उल्टा लटका था, वो ज़ोर से छलांग मारकर ठीक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम डरे तो बहुत थे, लेकिन कैसे भी दोस्त को बचाना था, इसीलिए हम लोगों ने उसे पकड़ लिया और अभिषेक बोला कि इसे पकड़कर बांध देते हैं। फिर जैसे ही ये बात उस लड़के ने यानी कि उज्जवल चौहान ने सुना, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। मगर हम सब दोस्तों ने उसे जैसा तैसा करके पकड़ लिया और बेड पर लेटा कर रस्सी से बांध दिया। इतना खौफनाक मंजर देखकर डर से हालत ख़राब हो रही थी। हम सभी सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के 5 बजते ही हमने उज्जवल चौहान को पकड़ के एक पासे के मंदिर में ले चले गए। हम 5 लोग और उज्जवल चौहान यानी टोटल 6 थे, लेकिन हम 5 मिलकर भी उसे बराबर से संभाल नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किलों के बाद हमने मंदिर तक उसे पहुंचा दिया। वहां के पुजारी जी को दिखाया। पुजारी जी उज्जवल चौहान के सर पर कुछ राख जैसा लगाए और उज्जवल चौहान वहीं पर बेहोश हो गया। फिर 3 घंटे तक पुजारी जी पूजा करते रहे और फिर बोले, अब इसको घर लेकर जाओ। हमने पुजारी जी से पूछा, आखिर ये बुरी आत्मा कौन थी और क्या चाहती थी। तो पुजारी जी ने बोला, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम ये सब पर ध्यान मत दो, बस अपने दोस्त को ले जाओ और अब इसकी फ़िक्र मत करना। मैंने इस आत्मा को जो चाहिए था वो दे दिया है। तब मैं, कुणाल, अभिषेक और नितेश, हम सभी लोग उज्जवल चौहान को घर लेकर आ गए और आज 5 महीने हो चुके हैं। हमारे साथ उस घटना के बाद फिर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।